बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूँ आपकी मेज़बान यूसुफ। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सभी लोगों को जुमा मुबारक। आज के शो का हम आगाज़ करेंगे। आज कैंसर अवेयरनेस के हवाले से स्पेशल शो है क्योंकि आज आगाही का दिन मनाया जा रहा है। तो इंशाल्लाह 11:05 पर हम मैक्सिमम चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको इससे बचाव के हवाले से हम मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो बता सकें। अभी जी हमने खबरें भी शामिल करनी हैं और कुछ वेदर सिचुएशन भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। एज़ यूजुअल हमारा स्टार्ट होगा आज की अच्छी बात से। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मैं वो हदीस बयान कर रहा था कि क़यामत के दिन अल्लाह का अर्श का साया किन को नसीब होगा। चौथा, वो दो अफराद हैं जो एक दूसरे से अल्लाह के लिए महब्बत करते हों, इकट्ठे भी होते हों अल्लाह की महब्बत के लिए, एक दूसरे से जुदा भी होते हों अल्लाह की महब्बत के लिए। जो अल्लाह की महब्बत के लिए एक दूसरे के साथ मिलते होंगे, क़यामत के दिन ये वो खुश नसीब लोग होंगे जिन्हें अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। अल्लाह हमें भी मुसलमान भाइयों के साथ महब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन 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 सुम आमीन। ये थी जी आज की हमारी अच्छी बात। और अच्छा मौसम डिस्कस कर लेते हैं टुडेज़ वेदर में। अच्छा जी, सुबह कुछ लोग कह रहे थे कि धुंध में बहुत ज़्यादा शिद्दत देखी जा रही थी अर्ली मॉर्निंग, और जब मैं ऑफिस आ रही थी तो मौसम सर्द था लेकिन इतनी धुंध नहीं थी। अभी की सिचुएशन क्या है? कोमल इस वक्त बाहर मौजूद हैं। ओवर टू यू कोमल। जी बिल्कुल है ना, आज शहर लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी देखी गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 152 रिकॉर्ड किया गया है। शहरी मास्क के इस्तेमाल को फिर भी यकीनी बनाएं ताकि फ़िज़ाई आलूदगी और जो कोरोना की 5वीं लहर ने तेज़ी पकड़ी हुई है उससे ख़ुद को महफूज रख सकें। और शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात करूँ तो मौसम अच्छा खासा सर्द है। हालिया जो है वो बूंदाबांदी ने शहर लाहौर के मौसम में मज़ीद सर्दी कर दिया है। सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा भी देखा जा रहा है। शहरी इस मौसम को एंजॉय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और सुबह सवेरे जो है वो गर्मा गर्म नाश्ते के साथ इस मौसम को खूब एंजॉय करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इस वक्त बाहर के दर्जा हरारत के हवाले से मैं आपको बताऊं तो बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 74% है और हवा की रफ्तार 2 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसम आपकी जानिब से बताया जा रहा है कि आज दिन भर मौसम इसी तरह सर्द और खुश्क रहने वाला है। खुनकी में मज़ीद इजाफा भी देखा जाएगा, जबकि बारिशों के हवाले से कोई इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा। और आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 5 डिग्री रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 16 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया कोमल, थैंक यू सो मच। आपने हमें मौसम की सूरत हाल से अपडेट किया। अब बढ़ना है हमने शहर की सूरत हाल की तरफ। पहली खबर आज की क्या है? गौहर एजाज का दुखी इंसानियत के लिए बड़ा इकदाम। जिन्ना अस्पताल में एक ट्रांसप्लांट सेंटर कायम किया जाएगा। महकमा तालीम की नाक़िस हिकमत अमली, को एजुकेशन पर पाबंदी के मामले पर यू टर्न। मिनी बजट के आफ्टर शॉक्स क्या हैं, ये भी आज के शो में डिस्कस करेंगे। और लेस्को के पास ट्रांसफार्मर समेत सामान की किल्लत, गर्मियों में बिजली की बिला तातुल फराहमी का मंसूबा ठप। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। आज की खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, राव दिलशाद हुसैन और इरफान मलिक ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अच्छा जी, आज की पहली खबर की तरफ चलते हैं। नॉर्मली हम हॉस्पिटल से कोई अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं करते हैं, और ख़ास तौर पर आप लोग एग्री करेंगे अगर हम सरकारी अस्पतालों की बात करें तो वहाँ पर एक के बाद एक मसला ही है। लेकिन जिन्ना हॉस्पिटल से अक्सर हम अच्छी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते हैं, और वो किस वजह से जी? हम हमेशा ये कहते हैं मुखय्यर हजरात, जिनमें गौहर एजाज साहब का नाम हमेशा से पेश रहता है, उनकी वजह से बहुत सारी दुखी लोग जो हैं उनकी खिदमत हो जाती है, उनको मुफ्त इलाज की सहूलत मिल जाती है। जिन्ना अस्पताल में ट्रांसप्लांट सेंटर कायम किया जाएगा और गौहर एजाज साहब ने इस हवाले से जो है बड़ा इकदाम उठाया है। उनकी खिदमत पहले ही काबिल ज़िक्र हैं, आपके साथ टाइम टू टाइम जिक्र करते भी रहते हैं।
जिन्ना अस्पताल में ऑलरेडी जो है उनकी जानिब से बहुत बड़ा जो है इकदाम उठाया गया और वहाँ पर मुफ्त जो है लोगों का इलाज किया जाता है। राव साहब आपसे आगाज़ करते हैं। देखिए, जहाँ पर हॉस्पिटल्स का जिक्र आपने किया तो मसाइल हॉस्पिटल्स के ख़त्म होते ही नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं बजट की तो अरबों रुपए का बजट है जो अद्वियात की मद में, और ये कहा जाता है, मैं साहिबान की जानिब से अगर पूछा जाए कि ये कहाँ खर्च किया है तो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि अद्वियात का बजट पूरा खर्च कर लिया है। पेशेंट कोई साल में एंटरटेन हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन बजट खर्च कर लिया। लेकिन दूसरी जानिब इसका जो दूसरा पहलू है उसको उजागर करना भी बड़ा ज़रूरी है कि जिन्ना हॉस्पिटल में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उनका वहाँ पर जो मुखय्यर हज़रात है वो गोहर एजाज साहब की लीडरशिप में बहुत ज़्यादा वहाँ पर, बल्कि फ्रेंड्स ऑफ जिन्ना हॉस्पिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो वाकई वहाँ पर नज़र आता है। और अब ट्रांसप्लांट सेंटर का क़याम है, 60 करोड़ रुपए इस पे खर्च आने हैं खबर के मुताबिक, और अगर ये हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपने बहुत बड़ी फैसिलिटी लोगों को डोर स्टेप पे दी है। इससे पहले डायलिसिस की सहूलत वहाँ पर मैसर है और बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। ट्रांसप्लांट की जो जहाँ तक आपको बात बताएं कि ये अगर आप हमसाया मुल्क इंडिया या चाइना में जाते हैं तो आपका तकरीबन पेशेंट के घर की हर चीज़ बिक जाती है, लेकिन फिर भी अच्छा, यहाँ पर शेख ज़ायद हॉस्पिटल में भी हमने देखा, जाहिद साहब अक्सर हमारे साथ खबरें शेयर करते रहते हैं, वहाँ पे भी ट्रांसप्लांट सेंटर है। बिल्कुल मौजूद है, लेकिन बात वही है कि ये यहाँ पे वर्किंग तो हो रही है लेकिन उस तरह लोगों के लिए इफेक्ट नहीं पड़ रहा उसके ऊपर। और जिस तरह ये पहले बात हो रही थी कि गौहर एजाज साहब की तरफ से जिन्ना हॉस्पिटल में पहले भी बड़ी वर्किंग की गई। आप देखिए ये स्टार्ट हुआ फ्रेंड्स ऑफ PIC से, उसके बाद फ्रेंड्स ऑफ जिन्ना, और अब तो ये फ्रेंड्स ऑफ लाहौर बन चुके हैं मुखय्यर हज़रात के ताउन से। और इसमें जितना उन्होंने वर्किंग कर दी है कि हॉस्पिटल के शेल्टर होम चल रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें, अस्पतालों में भी जो लवाहिकीन आते हैं उनको फ्री खाना और पेशेंट्स को खाना वहाँ पे दिया जाता है और इन्हीं की जानिब से दिया जाता है। बहुत बड़ी इसमें अगर गवर्नमेंट में जो इदारे हैं, गवर्नमेंट के इदारे, वो इस तरह वर्किंग करना शुरू कर दें कि जिस तरह इसमें कहा गया, गौहर एजाज साहब ने कहा कि मुझे अपनी जायदाद भी बेचनी पड़ी तो मैं इसके ऊपर जो है वो काम करता रहूँगा। इसी तरह की सोच अगर हमारी हुकूमती इदारों की भी बन जाए, हुकूमती इदारों की बन जाए, तो मैं समझता हूँ ये मामला बड़े ठीक हो जाए। ये बातें सिर्फ सोचने की हैं, पता नहीं इस बारे में हुक्मरान क्यों नहीं सोच रहे हैं। जो एक्सपेंडिचर्स हैं ट्रांसप्लांट के हवाले से, लीवर या किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, उसके लिए आपको चाइना जाएंगे तो तकरीबन 2 करोड़ रुपए आपके खर्च होंगे, इंडिया जाएंगे तो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए आपका खर्च होगा। और यही वो बात है कि जिस तरह से पाकिस्तान का पहला किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट था उसको सियासत की भीड़ चढ़ाया गया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, और उसको हॉस्पिटल समझकर जो है वो उस पर हॉस्पिटल और मुस्लिम लीग नून का मंसूबा समझकर उसको बर्बाद किया गया, और अब फिर वहीं का वहीं खड़ा है। और वो इनफैक्ट हॉस्पिटल नहीं था, वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस था जिसने आगे बढ़ना था, और जो बाहर के डॉक्टर्स थे, स्पेशलिस्ट थे, देखिए वो ऐसा हॉस्पिटल बन रहा था कि जिसके अंदर आपने ट्रेनिंग करवाकर उसके बाद ये सारी चीजें तमाम हॉस्पिटल के अंदर इसने जनूबी पंजाब में जाना था, इसने मुख्तलिफ जाना था, तो अब पाकिस्तान में उसका असर पड़ना था। ये अल्लाह करे जब ये बने ट्रांसप्लांट सेंटर यहाँ पर बने तो अल्लाह करे ये भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो, और ये फिर इसकी शाखें जो है वो दूर अफ्तादा इलाकों तक ज़रूर फेंकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं किडनी और लीवर के, ख़ास तौर पर साउथ पंजाब में हम देखते हैं कि पेशेंट्स बेचारों का बुरा हाल है। बिल्कुल ऐसा ही है। राव साहब, ब्रेक की तरफ हमने जाना है, लेकिन बहुत बड़ा इकदाम ये उठाया जा रहा है, और गौहर एजाज साहब की जानिब से जैसा कि कहा गया है कि 60 करोड़ की फंडिंग की जाएगी, तहिया कर लिया है कि फलाही कामों के लिए अगर जायदाद भी बेचनी पड़ी तो बेचूँ। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है, और इस तरह से दुखी इंसानियत के लिए इतने बड़े इकदाम करना हर किसी का काम भी नहीं है। तो अल्लाह ताला इसी तरह से तौफीक देता रहे गौहर एजाज साहब को, और यही मुखय्यर हज़रात ही मेरे ख्याल से अगर आवाम का भला करेंगे तो भला हो रहा है, अदरवाइज़ जिनकी जिम्मेदारी है वो तो आंखें बंद किए बैठे हैं। ब्रेक की तरफ जाएंगे, जब हमने वापस आना है तो हमने अगली खबर को डिस्कस करना है, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। महकमा तालीम की अच्छी हिकमत अमली कहाँ नज़र आती है जी। खैर, इस दफ़ा क्या है जी, को एजुकेशन का मामला, जिस पर कल अकमल सुमरू साहब ने तमाम मामला डिटेल में बताया, और कल मेरे ख्याल से ऑन रिकॉर्ड बात है ये। उन्होंने कहा था जी आप इस मामले पे भी देख लेना, यू टर्न ले लिया जाएगा, और आज ऐसा ही हुआ जी।
खबर यह है को एजुकेशन पर पाबंदी के मामले पर भी यू टर्न का हुक्मनामा जो है ये वापस ले लिया गया। वेबसाइट पर नई चेकलिस्ट जारी कर दी गई है। जी राव साहब, देखिए यू टर्न की जहाँ पर बात ये आती कल है सोमरू साहब ने खबर डिस्कस करते ही कह दिया था कि इसमें यू टर्न हो जाएगा। यू टर्न की जहाँ पर बात है तो आइंदा इंतखाबात में जितना ये मशहूर है यू टर्न, आइंदा इंतखाबात में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बल्ले की बजाय यू टर्न निशान रख लिया जाए ना तो यकीन करें ज्यादा लोगों को पता चलेगा अब हमने यू टर्न नहीं लेना आप और यू टर्न आप अंदाजा लगाएं। तो हम यू टर्न इसमें क्या लेना है कि ये वजीर मौसूफ भी लाइलम निकले हैं। ये होती है बात कि जब आप जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब राजा यासिर हुमायूं साहब से रब्ता कर लें राइट मैन फॉर द राइट जॉब ना अगर आप चूज़ करें तो उसके लिए आपको इस तरह की मुश्किलात का सामना करना ही पड़ता है। और मसूफ फरमा रहे थे एक टीवी चैनल पर कि ये 2010 की कोई जो लिस्ट है, चेक लिस्ट है, वो अपलोड है उस पर। तो वही अगर अपलोड है तो इसको रिमूव किसने करना है या किसने करवाना है? कोई अगर गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ है तो वो कम से कम ये तो करवा सकती है ना। और ये इस तरह के भंड बहुत ज़्यादा इस गवर्नमेंट में हमने देखे हैं कि मतलब IMF की कंटेनर पर बैठ के IMF को कितना ज़्यादा करते। तो आज कह रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह IMF के बोर्ड ने हमारी जो इंस्टॉलमेंट है $1 अरब की वो जारी कर कर्ज की वो मंजूर कर लिए। जारी तो जब होगी तब देखेंगे ना, जब नौमन तेल होगा तब देखिए यही चीज़ें हैं कि ये जैसे हम बात कर रहे हैं कि जब आप ऐसे लोगों को वहाँ पे सीट के ऊपर बिठा देंगे जिनको सिस्टम का पता नहीं है, और उसके बाद वही बातें हैं कि आपने अगर कोई एक खबर चली उसके बाद फौरी ट्वीट कर दिया और उसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये फेक न्यूज़ हैं। देखिए आपको नहीं पता, आपकी लाइल्मी है, आपकी नाअहली है, आपकी नालायकी है। मैं कभी उसको देखने की कोशिश ही नहीं ना देखिए यही बात कर रहे हैं कि अगर आपकी नालायकी कोई जो उसको हाईलाइट कर रहा है तो उसको कम से कम ये ना कहें कि ये जो है फेक न्यूज़ है। ये आप कह दें कि हम इसको चेक कर रहे हैं, अगर इसमें कई खामियां होंगी तो हम इसको बेहतर करेंगे। जैसा कि अब हुआ, देखिए जब हमने इसको हाईलाइट किया और ये बताया कि ये वज़ीर जो है, वज़ीर तालीम, ये लाइल्म थे, उसके बाद उनकी तरफ से उनके अहकामात के ऊपर, उनकी हिदायत के ऊपर ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि को एजुकेशन के ऊपर पाबंदी जो है वो नहीं लगाई जा रही। तो इस मामले में वही बात कि आप अगर किसी ओहदे के ऊपर बैठे हैं तो नीचे सिस्टम को ठीक करने के लिए उस सिस्टम को पहले पढ़ तो लें, उस सिस्टम को पहले देख तो लें। अकले कुल हैं वो सिस्टम को क्या पढ़ेंगे? जो यही चीज़ आपको अकले कुल समझें उनको क्या जरूरत है पढ़ने की? यही चीज़ है। देखिए इसी वजह से मामला खराब होते हैं। अब देखिए कि जब ये गवर्नमेंट आई थी तो बजाय इसके कि ये कैरी ऑन करते आपके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो डेवलपमेंट्स के वर्क से, उनको बजाय इसके कि कैरी ऑन करते जो तदरीसी सरगर्मियाँ थी, बजाय इसके कि उनको मजीद इम्प्रूव करते, रिक्रूटमेंट करते टीचर्स, उनको रोक दिया गया, नए इदारे बनाते और सारा कुछ जो है वो रुका रहा। और अब इनको ख्याल आ रहा है रुका देखिए किस वजह से रहा कि हमने वहाँ से करप्शन ढूंढनी है। करप्शन ढूंढने के चक्कर में इन्होंने जहाँ पे मुल्क की मईशत का हमें जो नुकसान पहुँचा, वहीं पर लोगों के लिए जितनी मुश्किलात पैदा हुई, मुझे बड़ी अच्छे तरीके से याद है कि जो अभी इससे पहले जो हम खबर डिस्कस कर रहे थे कि हॉस्पिटल्स के अंदर अद्वियात ब्लड शुगर के लिए और इसके साथ साथ जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं इनको फ्राहम की जाएंगी मुफ्त। कैंसर के लिए अद्वियात जो थी वो मुफ्त मिला करती थी। ये गवर्नमेंट आई तो इन्होंने इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया। जैसे अब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मुझे बार बार जिक्र करना पड़ता है, यही डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं, इन्हीं मरीजों के लिए बड़ी आवाज बुलंद करती थी और जब से ये लोग आए हैं के एहतजाज में आकर बैठा करती थी। ऐसा ही है, वो सिर्फ इस वजह से बंद कर दिया गया कि इतने सालों से यही कंपनी जो है वो 80% कंपनी पे कर रही थी और 20% गवर्नमेंट ने पे करना था, जो कैंसर के पेशेंट को अद्वियात फ्री मिल रही थी। इस गवर्नमेंट ने वो आते ही मुआहदे ख़त्म किया। मुआहदा ख़त्म करने से हुआ कि वो हमें कैंसर के पेशेंट जो हैं वो सड़कों के ऊपर नज़र आए। वो बेचारे जो पहले ही अपनी ज़िंदगी के साथ लड़ रहे हैं वो सड़कों के ऊपर आके बैठ के इसके लिए जो एहतजाज करते रहे। बिल्कुल। अगर ये सिस्टम को आप, जैसे हम बात कर रहे हैं कि इस सिस्टम को, जिस सिस्टम में अगर आप उसका हिस्सा बने हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट करें, उसको रोके ना। उसमें फौरी तौर पे आप ये सोच लें कि यहाँ पे करप्शन है। मुझे बताएं हेल्थ रिफॉर्म्स पे, पुलिस रिफॉर्म्स पे कितना पैसा चाहिए? पैसे का तो मसला ही नहीं है। पैसे का इशू एजुकेशन रिफॉर्म में कितना पैसा चाहिए? या कितने आपने नए जो तालीमी इदारे हैं वो खड़े कर दिए? कोई भी नहीं।
आप देखिए कि अब कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज देख लें, लाहौर में सिर्फ आप बात कर लें, आप छोड़ दें पूरे पंजाब को, 11 करोड़ की आबादी को आप छोड़ें, आप 1 करोड़ की आबादी के लिए देखें आपके शहर में कितने स्कूल्स हैं नए, कितने नई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बनी हैं। तो जब आप नहीं बनाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर ऑब्वियसली आगे आएगा। और प्राइवेट सेक्टर में मुझे बताएं कि कितने लोगों की सकत है कि एक जो अब उनका 4 साल का अगर टेन्योर है BS ऑनर्स का, तो उसमें वो 8-8 10-10 लाख रुपए कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं? बहुत कम लोग, ये बहुत कम ना होने के बराबर है। और बजाय इसके कि तालीमी तदरीसी सरगर्मियां बढ़ती, इस गवर्नमेंट का जो नारा था तालीम और सेहत, और वो नारा हमने देखा है कि सिर्फ कंटेनर की हद तक था। वो दोबारा जब ये अपोजिशन में आएंगे तब फिर यही नारा लगाते रहेंगे। नहीं, फिर लोग नहीं मानेंगे। आप देखिए लोग तो खैर अभी भी लोग तो अभी भी नहीं खैर मान रहे। इरफान साहब ब्रेक का कहा जा रहा है, नाज़रीन हम ब्रेक और मिनी बजट के बाद की सूरत हाल क्या है वो हमने ब्रेक के बाद डिस्कस करनी है। गाड़ियां क्यों महंगी होती चली जा रही हैं इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करते हैं और इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और मैं खबर पढ़ती पढ़ती परेशान हो गई हूँ कि ये मैं गलत पढ़ रही हूँ कि वाकई ऐसे बात 3 से 26 लाख तक महंगी गाड़ियां हो गई है। यानी अभी से परेशान, घबराना नहीं है आपने। मतलब आपकी घबराहट बता रही है कि आप वाकई घबरा गई हैं। हालांकि लैनी तुसी सुजुकी भी नहीं ते घबरा तुसी इंज रहे हो जिस तरह पता नहीं क्या हो गया। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि घबराना नहीं है आपने। तो जितनी भी महंगी हो, जाहिर है जितना उसमें टैक्सेस का इजाफा हुआ है, और टैक्सेस कहाँ जाने हैं? कौमी खजाने में जाने हैं। और फिर खर्च कहाँ पर होने हैं? ये सवालिया निशान अलबत्ता नहीं देखिए, टैक्सेस जो है आवाम के ऊपर खर्च होते हैं और खर्च होते हैं। ये किसने कहा वैसे इरफान साहब? नहीं, टैक्सेस देखिए, टैक्स किस लिए लिया जाता है? टैक्स इसीलिए लिया जाता है कि आवाम से पैसे लिए जाएं टैक्स की मद में, और आवाम के ऊपर जो है उसका खर्च किया जाए। आवाम के ऊपर कहाँ खर्च किया जा रहा है? अभी आप नहीं किया जा रहा, वो अलग बात है। लेकिन हम टैक्स कलेक्शन की उसका तरीकेकार आपको बता रहे हैं कि हमने तो अजीब सी सूरत हाल देखी है कि 8 करोड़ की गाड़ियां बेच के तो 100 करोड़ की गाड़ियां नहीं खरीदी गई हैं। हाँ। अब अंदाजा लगाएं, गवर्नेंस का जब लेवल ये होगा तो आप जितना मर्जी टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करें, जब आपको समझ बूझ ही नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ खर्च करनी है, कौन सा प्रोजेक्ट ज़रूरी है जो कि अवामी फलाही प्रोजेक्ट है उस पर खर्च करने हैं, तो फिर जितनी मर्जी आप गाड़ियाँ महंगी कर लें या मिनी बजट लाकर आप जितने मर्जी जो टैक्सीज हैं वो इम्पोज कर दें लोगों पे। बेशक आप जो करप्शन के दौर में जो दाल 100 रुपये की किलो थी, बेशक आप 270 रुपये किलो कर लें, 370 रुपये किलो कर लें उसको। उससे जब तक आपकी प्लानिंग नहीं होएगी तब तक कुछ भी नहीं जो है वो आगे बढ़ सकेगा। तो है, और अना ये तो दाल रोटी की बात कर रहे हैं। अगर हम इस अगर हम गाड़ियों की बात करें तो इसमें जो कमर्शियल गाड़ियां हैं, जो एक आम आदमी अगर इस्तेमाल करता था, उससे अपने कारोबार चलाता था, अपना रिस्क कमाता था, उसके ऊपर फर्क पड़ा है। आप लग्जरी टैक्सेस जो है वो बढ़ाएं, अगर ठीक है, जिसके पास पैसे होंगे अफोर्ड करेगा वो लेगा। अगर अब जिस तरह मोबाइल है, इसमें मुसाफिर गाड़ियां हैं जो हाईएक्स लग्जरी गाड़ी है, जिसको ये कमर्शियल गाड़ी कंसीडर किया जाता है। इस गाड़ी की कीमत देखिए 3 लाख से 26 लाख रुपए तक बढ़ गई है। ये चीजें जो है ये आम आदमी के ऊपर असर करेंगी। ये लग्जरी ऐसे नहीं है कि ये ऐसे नहीं है कि जिसके ऊपर आप कहें कि किसी के पास अगर 10 करोड़ का घर है तो उसने एक गाड़ी ली है तो उसके अंदर उसको फर्क नहीं पड़ेगा। ये फर्क पड़ेगा उसको जिसने 5 मरले का जिसका घर है, उसने अगर कोई गाड़ी ली है, उसने वो गाड़ी चलाने के लिए, उसने अगर खरीदने के लिए उसको मजीद कर्ज उठाना पड़ेगा, मजीद उसको बैंक से जो है वो कर्ज लेकर उसकी किस्तें अदा करने में बैंक 30 लाख तक बैंक आपको लीज करेगा, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद ये होगा कि जब ये कमर्शियल गाड़ियां बढ़ेंगी, जैसे पेट्रोल बढ़ता है तो उसके बाद सीधा जो डायरेक्टली असर पड़ता है वो मुसाफिरों के ऊपर पड़ता है कि किराए बढ़ा दिए जाते हैं। अब जब गाड़ियाँ बढ़ेंगी तब भी यही सूरत हाल होगी कि उसका असर जो है वो आम मुसाफिर के ऊपर होगा। जब किराए बढ़ाए जाएंगे आम लोग जो है वो परेशान होंगे। तो लिहाजा ये इसमें ये कहना कि गाड़ियाँ महंगी होने से किसी आम आदमी को फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये डायरेक्टली आम आदमी को फर्क पड़ेगा। एक बात मैं यहाँ पे कर दूं कि एक ना सुजुकी मेहरान गाड़ी हुआ करती थी जो कि आम आदमी उसको जो कार मार्केट में उसको कॉम्प्रोमाइज के नाम से जानी जाती है कि ये कॉम्प्रोमाइज है, ये गाड़ी प्रॉपर नहीं है। उसकी कीमत अब हम बताएं, नहीं तो बंद हुई है लेकिन वो 10 लाख तक उसकी कीमत पहुंची हुई है।
यानी उसके पास से कोई गाड़ी गुजरती है ना तो वैसे ही कांप जाती है। ये इस म्यार की गाड़ी 10 लाख रुपए में वो आम आदमी की सवारी है। जो आम आदमी से मुराद ये नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा नीचे वाले लोग वो इस्तेमाल करते हैं, वो लोग लीज़ करवा लेते थे और आहिस्ता आहिस्ता इंस्टॉलमेंट में पे करके और 5 साल बाद अपनी गाड़ी के मालिक बनते थे। अब वो भी सूरत हाल उससे भी जी आम आदमी की जहाँ पर हम बात करें वो परेशान है, यहाँ पर कार डीलर्स भी परेशान हैं और मुतालिबात की मंजूरी के लिए 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया है। मसला इनका ये है बायोमेट्रिक सिस्टम पर इनके तहफ्फुज़ात हैं। ठीक है ये तहफ्फुज़ात इरफान साहब? देखिए इसमें मैं समझता हूँ कि ये तहफ्फुज़ात उनके ठीक भी नहीं है कि आप एक सिस्टम अगर आ रहा है कि आपने गाड़ी खरीदनी है या बेचनी है तो उसके लिए आपका बायोमेट्रिक जरूरी होना जरूरी है। तो अच्छा इकदाम है कि डॉक्यूमेंटेड चीज़ें, देखिए असल इशू ये है कि हम अभी तक अपनी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड नहीं कर पाए। हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है इसका हम सेंसस कर लिया, लेकिन हमारे इदारों को ये नहीं पता कि समनाबाद के इलाके में कितने घर हैं, गुलशन रवी में कितने घर हैं, डिफेंस में कितने घर हैं। ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेड जब तक नहीं होंगी तब तक हम जो इश्यूज हैं हमारे उनको एड्रेस नहीं कर पाएंगे। हमें पता नहीं होगा कि उस एरिया में क्या रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमने पहुँचानी है, क्या क्या हमने वहाँ पे फैसिलिटीज़ देनी है। इसी तरह ये डॉक्यूमेंटेड करने का एक जो मरहला है जिसमें गाड़ी अगर आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसको आप बायोमेट्रिक करें। कार डीलर का इशू ये है कि अगर एक गाड़ी वो खरीदेंगे तो उसको उनको अपने नाम पे पहले करवाना पड़ेगा, उसके बाद अगर उन्होंने फरोख्त करनी है तो दूसरी पार्टी का नाम करना पड़ेगा। देखिए अब इसमें ये है कि उनको जहाँ पे गाड़ी बार बार अपने नाम पे 1 गाड़ी 2 गाड़ी 3 गाड़ी तो वो टैक्स रेशो भी उनके सामने आएगी। एग्जैक्टली हमने कितनी गाड़ियां जो बेची है टैक्स नेट में आएंगे, उनको ये इशू है और इसी वजह से वो मुतालबा कर रहे हैं और ये इशू बिल्कुल इस पर गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए और कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर आपने टैक्स नहीं वो तो फौरी कर जाएंगे। अब देखिए इरफान साहब बात यह है कि कार डीलर्स ने अब वो पहले कमीशन एजेंट पर काम किया करते थे 10-20 हज़ार, अब वो 10-20 हज़ार वाली बात नहीं है। अब जब आप कमा एक गाड़ी पे 1-1.25 लाख रहे हैं तो क्या अगर 5,000 टैक्स देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात कार डीलर्स के लिए शर्मिंदगी का बाइस वो है जो ओन के नाम पे ये इतना पैसा कमा रहे हैं और जो भी गाड़ी आप लेने जाएंगे उस पे ओन इतना ज्यादा, उस वक्त इनको शर्म नहीं आती, उसको स्ट्रीमलाइन नहीं किया ना गवर्नमेंट को कोई ख्याल आता है कि आपने गाड़ी लेनी है तो खामखा का ही ओन। ऐसे आप देखिए गाड़ियां बहुत ज्यादा खड़ी हुई हैं लेकिन आप लेने जाएंगे तो कहेंगे जी इस पर ऑन है और ये ऑन की बिल्कुल ये सूद है और इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन करना चाहिए गवर्नमेंट को। इस पर बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये इन्वेस्टर्स के नाम पे तहफ्फुज़ात जो हैं वो फिर आम के हक में नहीं है, ये तहफ्फुज़ात इनके अपने पैसे बचा रहे। राव साहब वक्त कम है, थैंक यू सो मच। इरफान साहब आपके वक्त का भी शुक्रिया। नाज़रीन हमने लेनी है एक ब्रेक, आप हेडलाइंस जानिए जिसके बाद एक बार फिर से हम शो में आपको खुशामदीद कहेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बहुत ही आज स्पेशल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं कैंसर से बचाव का आज आलमी दिन मनाया जा रहे हैं और ये मर्ज़ इसको खामोश कातिल भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग तब उनको मालूम होता है कि वो कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हैं जब बिल्कुल आखिरी स्टेज पर आ चुके हैं। और बहुत सारे लोग सवाल ये करते हैं कि आया ये मर्ज़ ऐसा है कि जिसका कोई इलाज ही नहीं है। बहुत सारे लोग इस पर परेशान भी नज़र आते हैं कि जी इसका इलाज ही नहीं है। लेटेस्ट इलाज क्या है, बचाव का तरीक़ेकार क्या है, आपको किस तरह से किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है, अपना लाइफस्टाइल किस तरह से रखना है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी वजूहात इसकी क्या हैं, तो हम आज वजूहात भी कुछ आपसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से अपने आप को जो है अपना लाइफस्टाइल जो है लेकर चलना है ताकि इस तरह के अमराज से आप बच सकें। और फिर इसका जदीद तरीका इलाज क्या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। नेशनल हॉस्पिटल डॉक्टर हसन परवेज साहब ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अपने मेहमान को खुशामदीद कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चल है आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा आज के दिन की मुनासबत से क्या कहना चाहेंगे, मकसद क्या है ये दिन मनाने का, अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है? आई थिंक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कैंसर की अवेयरनेस, उसके बचाव और उसके साथ लाइफ, जैसे आपने मेंशन किया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट वो बात की बात है, सबसे पहले जो चीज़ें हम कर सकें बचाव के लिए वो इम्पॉर्टेंट है और उनकी अर्ली डिटेक्शन बीमारी की। सही। अच्छा जी, किस तरह से ये मर्ज़ इतना फैलता चला जा रहा है समझ नहीं आ रही। हर दूसरा बंदा खुदा ना खास्ता सुने तो कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला है। वजूहात इसकी क्या है, ये फैलाव जो इतना है उसकी वजह क्या समझते हैं आप? देखें इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, पोल्यूशन है, हमारी लाइफ के अंदर स्ट्रेस है और हमारी खुराक जो है वो प्रोसेस्ड
मीट्स और प्रोसेस्ड चीज़ें ज़्यादा हैं बनिस्बत सिंपल खुराक के। सब्जियां, फल वो कम होते जा रहे हैं। फास्ट फूड, तेज़ी से खाना, जल्दी खाना, और फिर उसकी एक्सरसाइज ना करना, वो बर्न ना होना, ये कुछ फैक्टर्स हैं। जो उसमें मिलावटें हैं खुराक में, कलर्ड और जो प्रिजर्वेटिव्स हैं उनका इस्तेमाल। यानी ये बहुत सारी रीज़न है, कोई एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं हम कह सकते कि इस वजह से ये मर्ज होता है। नहीं, हमें मुख्तलिफ कैंसर्स के मुख्तलिफ एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। जैसे सिगरेट और लंग कैंसर का एक बहुत पुराना ताल्लुक है, इसी तरह सिगरेट और ज़ुबान का कैंसर, गुटखा, पान, इन चीज़ों का तो हमें पता है। ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर की रेशो हम देखते हैं बढ़ती चली जा रही है, उसकी क्या वजह है? देखिए, उसमें कुछ हार्मोनल फैक्टर्स हैं। जैसे हम जो भैंसों का दूध पीते हैं उनको बहुत हार्मोन्स के टीके लगाए गए होते हैं ताकि दूध ज़्यादा बने। अच्छा। इसी तरह जो पोल्ट्री हम खा रहे हैं उसको भी ऐसी फीड देते हैं जिसके अंदर ज़्यादा हार्मोन्स हों, ईस्ट्रोजन्स हों। वो जब आके हमारी ख़वातीन वो इस्तेमाल करती हैं उससे इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। और इसके अलावा जो हैं कुछ और जैसे जेनेटिक फैक्टर्स हैं और कज़न मैरिजेज़ हैं फैमिली के अंदर, वो फैक्टर्स हैं, और बहुत से हिडन म्यूटेशंस हैं या कह लें अननोन फैक्टर्स हैं जिनकी अभी रिसर्च हो रही है, हमें पता नहीं है। ये सारी चीज़ें मिल के इस कैंसर को ज़्यादा अग्रेसिव, अर्ली कह लें अब अर्ली एज पे कैंसर हो रहा है, मोर अग्रेसिव हो रहा है और कॉमन होता जा रहा है। सही, तो ये तमाम रीज़न हैं जो कि कैंसर का सबब बन रही हैं। अब डॉक्टर साहब ये बताइएगा कुछ इसकी अलामात। लोग अनफॉर्चुनेटली पता तब लगता है जब बिल्कुल एंड स्टेज पे आ चुके होते हैं, तो कुछ अलामात बताइएगा इसकी क्या हैं कि जब आपको लगे कि ये चीज़ें हैं तो आपको फौरी तौर पर किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना है। देखें, जो ब्रेस्ट कैंसर की तो सबसे इम्पॉर्टेंट अलामत जो है ना, गिल्टी है। अगर कोई अबनॉर्मल शेप की डिफॉर्मिटी है, निपल के अंदर है, डिस्चार्ज है, गिल्टी है, वो फ़ौरन बगल में हो या छाती में हो, उनको फ़ौरन अपनी लेडी डॉक्टर या जनरली जो अपने जनरल फिजिशियन है उनको दिखाना चाहिए। लंग कैंसर के लिए खांसी, लगातार खांसी होना, ब्लड आना, बलगम में खून आना, ये इम्पॉर्टेंट है। सांस चढ़ना जो कि नॉर्मल आप इन्फेक्शन से अलावा ऐसा हो तो फिर उनको ऐसे सोचना चाहिए। तो कोविड की वजह से भी कुछ ना अब लोग ये सिम्टम्स की वजह से परेशान हो जाते हैं। और इसी तरह मैदे का कैंसर जो है, स्टूल्स के अंदर ब्लड आना, खून की कमी होना, लिम्फोमास के लिए कोई गिल्टी बगल में या गर्दन में बनना, बुखार आना और उसके साथ ठंडे पसीने, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। यूरिन के अंदर अगर ब्लड आना शुरू हो जाए तो हमें सोचना चाहिए कि मसाने का, प्रोस्टेट का या किडनी का, यूरेटर का, यूरिनरी ब्लैडर का कोई कैंसर ना हो। ये कॉमन चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जी जो आपको अलार्मिंग है। इस तरह की अगर कोई भी अलामत है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है और इलाज कराना है। डॉक्टर साहब, मैंने इलाज की बात की, लोग कहते हैं कैंसर का इलाज नहीं, ये लाइलाज मर्ज है। देखें, इसमें अर्ली डिटेक्शन इम्पॉर्टेंट है। कैंसर का इलाज कॉम्प्लिकेटेड है और वो आपकी बात सही है। जब कैंसर फैल जाता है, स्टेज 4 हो जाती है, फैला हुआ, उसका वो तब लाइलाज होता है। तब हम जो भी दवाइयाँ कर लें, जो भी कोई ट्रीटमेंट्स यूज़ कर लें, वो सिर्फ वक्ती तौर पे उसको स्लो करते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। इस बीमारी को जितना जल्दी पकड़ा जाए उतना ही चांसेस ऑफ क्योर बेहतर है। अगर वो अपनी ऑर्गन जहाँ से शुरू हुआ है वहीं पे ही पकड़ा जाए, ब्रेस्ट में या वहीं पकड़ा जाए, सर्जरी हो जाए, ऑपरेशन हो जाए, तो उससे क्योर का चांस बेहतर है। लेकिन अगर वो वहाँ से निकल पड़ा है, लंग्स में चला गया, हड्डियों में चला गया, फिर हम जो मर्जी ट्रीटमेंट करें वो श्रिंक तो हो जाता है, डॉर्मेंट हो जाता है, स्लो हो जाता है, सो जाता है, लेकिन ख़त्म नहीं होता। सही। इसलिए जो है ना, हेल्थ केयर को इस तरह डिज़ाइन किया जाए, हेल्थ फैसिलिटीज़ को, कि जल्दी पकड़ी जाए बीमारी, मरीज़ फ़ौरन सिम्टम्स के साथ अपने डॉक्टर के पास जाए, वहाँ स्क्रीनिंग हो, एक्सरे हो, सीटी स्कैन हो, कोई गिल्टी आई है, फ़ौरन बायोप्सी हो। जब बायोप्सी हो जाती है तो उस टुकड़े को माइक्रोस्कोप में देख के पता चल जाता है कि ये कैंसर है। फिर फ़ौरन ही उसको ट्रीटमेंट की तरफ स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है। अगर इस चीज़ के अंदर जो क्विकली एल्गोरिदम्स बने हुए हों, लोगों को बताया गया हो, डॉक्टर्स को भी, इंस्टीट्यूट्स को भी, और स्क्रीनिंग मैस लेवल पे हो, तो हम इसको जल्दी पकड़ सकते हैं। सही। क्या पाकिस्तान में कैंसर के मर्ज का मुस्तनद इलाज है? और फिर ये भी बताएगा कि इसका तरीका इलाज क्या है? क्या सारी ज़िंदगी, जब तक मरीज़ की ज़िंदगी है, वो अद्वियात पे ही रहता है? ये आपका काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है। पाकिस्तान में बहुत से इलाज हैं, कुछ चीज़ें यहाँ मौजूद नहीं हैं। ठीक है। जहाँ तक बात आती है इलाज है क्या, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, अगर एक जगह पकड़ा जाए तो सर्जरी करते हैं। ठीक है। अगर किसी जगह पे हड्डी में दर्द है, ट्यूमर वहाँ गया हुआ है, तो हम रेडिएशन करते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाती है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी वो टीके हैं जिनसे कि बाल उतर जाते हैं, मुंह में छाले बनते हैं,
वो कैंसर सेल्स को भी ख़त्म करती हैं, लेकिन वो नॉर्मल बॉडी सेल्स को भी इफेक्ट करती हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता अब ऑब्सोलीट होता जा रहा है। अब जो नया इलाज आ रहा है वो है टारगेटेड थेरेपीज़, कि कैंसर सेल्स को लेबॉर्ट्री में पढ़ा जाता है, देखा जाता है कि उनके ऊपर कौन से ऐसे दरवाजे बने हुए हैं, कौन से ऐसे रिसेप्टर्स हैं जिनके थ्रू, और पैथवेज हैं जिनके थ्रू वो फैलते हैं। उन पैथवेज के ऊपर जो ऐसी दवाइयाँ जो जाके उन दरवाज़ों पे चिपक जाएं और उसको स्लो कर दें, वो है नया इलाज, टारगेटेड थेरेपीज़। इसी तरह जब हम इनके पाथवेज देखते हैं कि किस तरह ये सेल बढ़ता है, नशोनुमा खींचता है, खून सक करता है और स्प्रेड करता है, उसके ऊपर जब हम काम करते हैं तो वहाँ पे इम्यूनोथेरेपीज़ का रोल आ गया, जो हमारे अपने क़ुव्वत मुदाफ़त इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं दवाइयाँ, और वो इम्यून सिस्टम जो है जाके कैंसर सेल्स को मारता है। ये दो जो मैंने आखिर में बताए हैं, टारगेटेड थेरेपीज़ और इम्यूनोथेरेपीज़, ये है जो नया और रिसेंट इसमें जदीद इलाज है, जो कि कुछ चीज़ें हमारे मुल्क में अवेलेबल हैं, कुछ नहीं हैं। सही। इनके लिए स्पेशल टेस्ट करने पड़ते हैं और फिर दवाइयाँ भी स्पेशलाइज्ड हैं, जो कि अक्सर यहाँ हैं, लेकिन कई ऐसी हैं जो अभी नहीं हैं यहाँ पे। सही सही। तो इसका जदीद इलाज क्या है वो भी डॉक्टर साहब ने बता दिया। खैर, बहुत सारे लोग इलाज करवाते भी नहीं हैं क्योंकि कहते हैं कि इलाज बहुत ज़्यादा तकलीफ दे। इस पर बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। हमारे साथ हमारे मेहमान डॉक्टर हसन परवेज साहब मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने इलाज की बात की, जदीद इलाज भी बताया, बहुत तकलीफ दे इलाज है, क्यों? देखें, तकलीफ़ इसलिए क्योंकि वो जो जब कैंसर की जो दवाइयाँ हैं उनकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और ये मर्ज़ ख़ुद बेसिकली दर्द, अगर हड्डी में चला गया दर्द करता है, इसलिए मरीज़ को तकलीफ़ बहुत होती है। फिर जब दवाई देते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो एक चीज़ दूसरे से लिंक्ड है। इसको कह लें आपके एज अ होल सारी बॉडी को लेके चलना पड़ता है, देखना पड़ता है लिवर कैसा है, जिगर कैसा है, गुर्दे कैसे हैं, सांस फेफड़े कैसे हैं, हार्ट कैसा है, खून की क्या पोजीशन है। तो इन जनरल इसको ना एक मोहतात अंदाज से, मोहतात तरीके से इलाज करना पड़ता है। सही। अब ये भी बताइएगा, ये पूरा इलाज वाला जो हमने डिस्कस किया, आपने जदीद इलाज भी बताया, बहुत महंगा इलाज है, क्यों? इसकी बड़ी वजह यह है कि जो टेक्नोलॉजी है, जैसे सीटी स्कैन है, एमआरआई है, वो बाहर से आती हैं मशीनें, उनकी भी कॉस्ट है। और जैसे जैसे हमारा मुल्क की जो करेंसी है वो डिवैल्यू हो रही है, चीज़ें जो बाहर से आती हैं उनकी कॉस्ट बढ़ती जाती है। इसी तरह जो कैंसर की दवाइयाँ नई आ रही हैं, टारगेटेड थेरेपीज़ हैं, इम्यूनोथेरेपीज़ हैं, जो क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती हैं, या टारगेटेड जो सिर्फ कैंसर सेल को हिट करती हैं, उनकी कह लें आप, उनकी डेवलपमेंट में बहुत रिसर्च इन्वॉल्व है। उस रिसर्च की वजह से उन दवाइयों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। सही। अब जैसे अमेरिका जैसे ममालिक में जो 6-7 साल दवाई की कीमत उसके बाद नीचे आती है, ताकि वो बाकी फैक्ट्रीज़, जो बाकी कंपनीज़ हैं, वो भी उसको मैन्युफैक्चर करती हैं। हमारे जो करीबी ममालिक हैं, उन्होंने बाहर की कंपनीज़ को इजाज़त दी कि वो उनके मुल्क में आके दवाइयाँ बनाएँ, और फिर चंद सालों के बाद वो उनको लोकल मार्केट में कम रेट पे देते हैं दवाइयाँ। हमें भी इसी तरह चाहिए कि हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो नई रिसर्च, नई दवाइयाँ बाहर के ममालिक में, हम उनको इजाज़त दें, प्रमोट करें, उनको टैक्स ब्रेक्स दें, ताकि वो यहाँ आके फैक्ट्रियाँ लगाएं, यहाँ पे वही प्रोडक्ट बनेगी तो उसकी कॉस्ट भी कम आएगी और वो आम बंदे की रीच में आ सकेगी। सही। हम लोग इस चीज़ के ऊपर नहीं काम कर रहे, जो कि इम्पोर्टेंट लिंक है, इसको मिसिंग लिंक जो। बिल्कुल आपने सही कहा। हम बार बार कहते हैं जी प्रिवेंशन की बात करते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप बताइएगा डॉक्टर साहब, प्रिवेंशन किस तरह से हमने करनी है, मुमकिन किस तरह से बनाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को बताएं कि बचाव के तरीक़ाकार क्या है? देखिए, इसमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना ज़रूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज करना, साफ़ हवा, साफ़ पानी और ख़ुराक का ख्याल रखना ज़रूरी है। जैसे हम नॉर्मल जो पुराने वक्तों में हम साफ हवा कहाँ से आएगी डॉक्टर साहब? हम तो हर रोज़ एयर क्वालिटी की खबरें दे रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना आलूदा शहर है हमारा, तो ये तो लोगों के लिए चीज़ें, चलें आप खुराक अपनी बेहतर कर लेंगे, अब जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं, कैसे उसको करें? आप सही कह रही हैं। उसमें जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स कुछ ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जब ये स्मोक ख़त्म हो जाती है और सांस का लेना आसान हो जाएगा, तब हमें, जैसे स्मोकिंग है, अब कुछ चीज़ें हैं जिनको हम रोक तो सकते हैं, गाड़ियों का एग्जॉस्ट है,
फैक्ट्रियों का एग्जॉस्ट है, बिल्कुल आपसे, ये हमारे हाथ में है चीज़ें। ईंटों के भट्टों का एग्जॉस्ट है, जो फसलें काट के जब नई फसल उगाने से पहले जो रिमेन्स हैं उनको जलाते हैं, उसको हम समझा के कम करें। दूसरी बात है खुराक सिंपल हो, सब्जियां, फल और जो कलर्ड मटेरियल्स हैं वो कम हों, आर्टिफिशियल जो फ्लेवर्स हैं और जो प्रिजर्वेटिव्स हैं उनको कम रखा जाए खुराक में, खानों में। वो प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं, मीट्स हैं, उनको कम किया जाए। अब ये जो सारी डिटेल्स आप बता रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारे लोग, ये नौजवान नस्ल आदी हो चुकी है इन चीज़ों की। बाहर से खाना, प्रोसेस्ड फूड, आप जल्दी से क्विकली बस बनाने के आदी हो गए ना, कि बहुत टाइम ना लगे। आप ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं कि आप 5 मिनट में उसको रेडी करें और सब चीज़ें आपके लिए। अच्छा, बहुत ज़्यादा गोश्त खाना भी क्या मुज़र सेहत है? देखिए, इनडायरेक्टली तो वो अच्छा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल और डिजीज़ उससे लिंक्ड हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था, पोल्ट्री जो है उसकी जब नशोनुमा केमिकल्स पे और आर्टिफिशियल हार्मोन्स पे हुई है जी, जब वो हमारी फीमेल्स यूज़ करती हैं तो ऑब्वियसली वो उनकी ओवरीज को अफेक्ट करते हैं, उनके हार्मोन लेवल्स को अफेक्ट करते हैं और ब्रेस्ट को भी अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से छाती का कैंसर, ओवरीज का कैंसर, यूट्रस का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर ये बढ़ जाता है। इसी से लिंक जो है ना, वो हम बच्चेदानी के मुंह के ऊपर सर्विक्स है, सर्विकल कैंसर के लिए एक वैक्सीन आ चुकी हुई है, जो कि हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में इतनी उसकी अवेयरनेस नहीं है। अच्छा। इसी तरह हम पहले जैसे बात कर रहे थे, हेपेटाइटिस सी है, अगर हम उसके फैलाव को कम करेंगे तो लिवर कैंसर उससे रिलेटेड है, वो कम किया जा सकता है। हमारी इस वक्त सोसाइटी में लिवर कैंसर भी जो है, जिगर का कैंसर बहुत कॉमन है। बिल्कुल ऐसे ही है, सही। अच्छा जी, डॉक्टर साहब आपने बताया कि हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ हमने जाना है, एक्सरसाइज करनी है, अच्छा खाना खाना है। अब अच्छा खाना खाने से लोग समझते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो चीज़ें आपने बताई खा लें। अब ये कि आप हर चीज़ को क्या नॉर्मल लेके चलें, कुछ डाइट प्लान अगर आप बताना चाहें कि अगर आपकी डाइट ये रहेगी आप हेल्दी भी रहेंगे, क्योंकि लोग अच्छी चीज़ें खाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा भी खाना शुरू कर देते हैं। आपने अच्छा पॉइंट किया, उसमें ये कि खानों के दरमियान में थोड़ा वक्फा रखा जाए। नाश्ता किए, उसके बाद 3-4 घंटे का गैप दिया जाए, फिर दोपहर का खाना है, उसके बाद 3-4 घंटे का गैप दिया जाए, फिर चाय है, और रात के खाने के बाद भी थोड़ी सोने से कुछ देर पहले रात का खाना खाया जाए। लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा खाना खाने वाले, अच्छा खाना खाने वाले लोग, उनको कोई बीमारी नहीं होती है। नहीं, ये आई थिंक इट इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग। उनका मैदा और जिगर अच्छा काम करेंगे तो उस खाने को हज़म करेंगे। बिल्कुल सही। अगर उनका मैदा और जिगर कमज़ोर हैं और वो सही तरह हज़म नहीं कर पा रहे तो उसी खाने की डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी, उसमें से टॉक्सिन्स निकलेंगे, वो बॉडी उनको पूरी तरह सफाई नहीं कर सकेगी, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इससे स्ट्रेस रिलेटेड भी है, हमारा जो डाइजेशन है, जो मैदा और हाजमा है, वो स्ट्रेस से भी रिलेटेड है। जितना ज़्यादा हमारी लाइफ में स्ट्रेस है, उससे हमारा मैदा कमज़ोर है, हमारी डाइजेशन प्रॉपर नहीं है। इसी तरह हमारी बॉडी में पानी का इस्तेमाल अगर कम हो तो लिवर चीज़ें डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकता। सही, वो भी इम्पॉर्टेंट है। एक लास्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगा इसी से रिलेटेड है कि जो सब्जियां और फल भी हम खा रहे हैं, हमें नहीं पता उसके ऊपर कैसे केमिकल्स उन्होंने स्प्रे किए हुए हैं, खादें कौन सी इस्तेमाल की हुई हैं, जिसकी वजह से वो इवन हम वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं उसका वो बेनिफिट नहीं है। तो ये भी अपने नाज़रीन के साथ खबरें शेयर करते हैं कि सीवरेज का पानी लगाया जाता है, वो तो कितना नुकसानदेह है, आप खुद अंदाजा। बिल्कुल, लेकिन उसके ऊपर कोई चेक नहीं है। हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी इस लेवल पे नहीं है, चाहे वो दवाइयाँ का इस्तेमाल है, चाहे वो खुराक का इस्तेमाल है, खाने की प्रेपरेशन है, सफाई है, वो सारा जो उनकी कह लें आप रेफ्रिजरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, इस पे कोई चेक नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, सेल्फ मेडिकेशन भी क्या एक इसकी वजह है? बहुत सारे लोगों को आदत होती है पेन किलर्स खाने की, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया, पेन किलर ले रहे हैं, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, खुद से घर में डिसाइड कर रहे हैं अगर खांसी है, ज़ुकाम है, ये दवाई खा लो, और आप वो मेडिसिन रिपीट करते चले जा रहे हैं। क्या ये भी एक बड़ी वजह होती है? देखें, ऐसी कोई डायरेक्ट मेडिसिन ऐसी नहीं है जो कि कैंसर कॉज कर रही हो, लेकिन ये है कि फालतू एंटीबायोटिक्स जब हम अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हैं बारी बारी एंटीबायोटिक से, तो हमारा इम्यून सिस्टम वो कमज़ोर होता जाता है। जो हमारी बॉडी ने जिस जरासीम को ख़त्म करना था, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ इन दवाइयों से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तो वो जरासीम जिनको हमने साफ़ करना था जिस्म से, वो ज़्यादा देर रखते हैं जिस्म में, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसी तरह जो आपने दूसरी बात बताई कि दर्दों की दवाइयाँ बारी बारी खा लेना, उससे मैदा कमज़ोर हो जाता है, गैस्ट्राइटिस होता है, उसी में एच पाइलोरा एक
इन्फेक्शन है वो होती है, वो मैदे को ख़राब करती है। लेकिन पर से ये कहना कि इस दवाई से मैदे का कैंसर हो जाता है, वो शायद नहीं है। सही। जेनेटिक फैक्टर्स ऐसे ज़रूर हैं जो कि ऐसे ज़ख़म को, अल्सर की रिपेयर की को अफेक्ट करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। और जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, इसकी कोई स्पेसिफिक एज है या किसी भी एज में ये मर्ज हो सकता है? देखें, पहले वक्तों में ये कैंसर ज़्यादा बड़ी एज में होता था, लेकिन अब पाकिस्तान में कैंसर यंग एजेस में आना शुरू हो गया है। 30s की एज में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा आना शुरू हो गया, 40s में ज़्यादा आना। पहले ये बीमारी 50+ 60s की एज में होती थी। आई थिंक इसमें हमारे जो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। सही। डॉक्टर साहब, मैसेज क्या देना चाहेंगे आज के दिन के मुनासिब से? यही कि अगर कोई आपको ऐसा सिम्टम हो, कोई गिल्टी महसूस हो, बगल में, गर्दन में, वज़न कम हो रहा हो, उल्टी आए या ब्लड आए स्टूल में, यूरिन, खांसी में, तो फ़ौरन अपने करीबी हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर से मुआयना कराएं और इस चीज़ को अपने जहन में रखें कि इसकी वजह क्या है, उसको जानने की कोशिश करें और उस बीमारी को डायग्नोसिस और उसके स्पेशलिस्ट के पास जाके इसका प्रॉपर इलाज कराएं। सही। एक ये इम्पॉर्टेंट। नंबर 2 वही, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करें और खुराक को सिंपल रखें। जी, जितना आप सिंपल खाएंगे उतनी, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप अपनी ज़िंदगी को बढ़ाते चले जा रहे हैं। और जितना ज़्यादा खाते जाएंगे, जितना अपनी ज़िंदगी को आप ईजी बनाएंगे, सहल पसंदी की तरफ जाएंगे, उतनी आप अपनी ज़िंदगी का वक्त कम करते जा रहे हैं। तो प्लीज़ ये हलचल जो है अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएँ, सिंपल डाइट लें और बहुत ज़्यादा खाने से जो है वो गुरेज करें, क्योंकि ये हमें लगता है कि शायद हम हेल्दी रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के लिए नुकसान भी होता है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करते हैं आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में जी बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हर दूसरा बंदा परेशान है, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और गले की खराश की वजह से। मौसम ऐसा है और मौसम की तब्दीली की वजह से ये असरात हो ही जाते हैं। तो खैर, अब आपके साथ बहुत अच्छी चीज़ हम शेयर करने वाले हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगी कि आपको दिखाएं कि हमदर्द की स्वालीन जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आपको गले में खराश हो रही है, नज़ला है, ज़ुकाम है और खांसी है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं हमदर्द की स्वालीन का, जो कि आपको मुकम्मल तौर पर इससे रिलीफ देगी और आपको जो है एक सूथिंग सा इफेक्ट जो है वो आप महसूस करेंगे। मैं आपको बताती चलूँ, हमदर्द पाकिस्तान 1 सदी से ज़्यादा हो गया जी यूनानी दवाइयाँ बना रहे हैं और मार्केट में इनका एक बड़ा नाम है। और इसी वजह से मैं आपको बताती चलूँ कि ये जड़ी बूटियाँ स्पेशल जो है इनसे तैयार की गई है, जिसकी वजह से हर दूसरा बंदा जो है हमदर्द की स्वालीन का इस्तेमाल करता है। और इसकी ख़ास बात यह है कि अगर आपको गले में खराश है, अगर आपको मुसलसल गला जो है वो दर्द कर रहा है, तो ये हमदर्द की स्वालीन जो है आपको बेहतरीन रिलीफ दे सकती है। ये मेरे सामने है और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छी ये है, आप इसको खा के देख सकते हैं। इफ़ेक्टिव है रिलीफ इन कफ, कोल्ड एंड फ्लू में। अगर नज़ला, ज़ुकाम, बुखार का आपको इशू है तो आप ये हमदर्द की स्वालीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमदर्द पाकिस्तान हमेशा से अपने सारिफीन के लिए बेहतरीन चीज़ें लेकर आता है और इसमें आजकल के मौसम के लिहाज से सबसे ज़बरदस्त प्रोडक्ट जो है वो हमदर्द की स्वालीन है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बताना था कि अगर आप नज़ला ज़ुकाम का शिकार हैं तो बेहतरीन चीज़ क्या अवेलेबल है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें आगे बढ़ना है और आपको बताना है कि आज के भाव क्या है। हमारे साथ हैं जी हसनैन, उनकी तरफ चलेंगे। जी हसनैन, बताइए मार्केट में सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं आज? जी, सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमतों में 5 से 10 रुपए तक कमी और इजाफा देखने में आया है, जबकि जो मुतअद्दिद सब्जियां हैं उनकी जो कीमतें हैं उनमें इस्तेहकाम भी देखने में आया है। सरकारी नरखनामे के मुताबिक अगर बात की जाए तो जी आलू कच्चा जो नया है 3 रुपए कमी के बाद 29 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। इस तरह प्याज की कीमत जो है वो मुस्तहकम है, 30 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। टमाटर दर्जा अव्वल जो है जी 10 रुपए तक इजाफा देखने में आया है और वो 140 से 145 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। लहसुन की जो कीमत है वो मुस्तहकम है, 330 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। इसके बाद धनिया जो है उसकी कीमत में 5 रुपए तक इजाफा देखने में आया है। ओपन मार्केट में वो 55 रुपए, जबकि सरकारी नरखनामे के मुताबिक 50 से 52 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर बात की जाए जी अदरक चाइना की, तो अदरक चाइना की जो कीमत है उसमें 5 रुपए कमी देखने में आई है और वो 220 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। इसी तरह जो बैंगन की कीमत है वो मुस्तहकम है जी, 60 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। फूल गोभी की कीमतें जो हैं
वो मुस्तहकम है, 47 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। शलजम की कीमत में कमी देखने में आई है, 5 रुपए कमी के बाद वो 32 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह जी सब्ज मिर्च की अगर बात की जाए तो उनकी कीमतों में इजाफा देखने में आया है, और जो सब्ज मिर्च है सरकारी नरकनामे के मुताबिक 150 रुपए फी किलो, जबकि ओपन मार्केट में 160 और 165 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। इसी तरह अगर बात की जाए जी टिंडियाँ की, 10 रुपए कमी के बाद उनकी जो सरकारी कीमत बताई जा रही है वो 57 रुपए फी किलो है। इसी तरह अगर बात की जाए मटर की, तो जो मटर की कीमतें हैं वो मुस्तहकम है, 88 से 90 रुपए जो है वो सरकारी कीमत है, जबकि ओपन मार्केट में 95 और 100 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अगर दीगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो जो मूली की कीमत है जी वो 30 रुपए फी किलो है, जो पालक देसी है वो 30 रुपए, जबकि जो पालक फार्मी है वो 20 से 22 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। इसी तरह जो गाजर देसी है वो 35 रुपए फी किलो बताई जा रही है। जो करेला है उसकी कीमतें मुसलसल उनमें जो इस्तेहकाम है वो देखने में आया है, और वो कम होती भी दिखाई नहीं दे रही। 208 और 210 रुपए जो है वो सरकारी कीमत है। ओपन मार्केट में जो करेला है जी वो 220, 225 और 230 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। अगर बात की जाए साग की, तो जो साग की कीमतें हैं वो मुस्तहकम है, 30 से 35 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। जी ठीक है हसनैन, थैंक यू सो मच। और एक लंबी लिस्ट आपके साथ सब्जियों की कीमतों की शेयर कर दी है। अब आ जाइए जी मीट रेट क्या है। ज़ैनब शॉप के रेट मेरे पास हैं। बीफ पर केजी आपको मिलेगा 600 रुपये में, और इसी तरह अगर आपने खरीदना है बीफ मिल्स तो 785 रुपये किलो में यहाँ पर अवेलेबल है। मटन पर केजी जी आपको मिलेगा यहाँ से जी 1580 रुपये में, और मटन मिल्स 1700 रुपये किलो में आप खरीद सकते हैं। इसके बाद जी आज चिकन के रेट क्या हैं। जिंदा मुर्गी 194 रुपये में मिलेगी, और इसका बना हुआ गोश्त आप खरीद सकते हैं 281 रुपये किलो। एग रेट सबसे पहले हमारे पास रिटेल प्राइस 157 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। होलसेल पर अगर आप जाएंगे तो होलसेल पर 155 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। इसी तरह से गोरमे के रेट हैं जी 156 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। जी नाज़रीन, ये था आज का शो। आई होप आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।